आप सभी का स्वागत है इस इतिहास की क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोगों को आधुनिक इतिहास में इसको करना है। आधुनिक इतिहास में जो बातें चल रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो चल रहा है 1885 से 1905 तक या 1907 तक कहिए, ये इसका प्रथम चरण है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोगों ने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआत के जो अधिवेशन हैं, उन अधिवेशनों में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए और किस किस तरह की कार्यप्रणाली और नीतियां कांग्रेस ने अपनाई हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कर्जन के विषय में देखा था कि लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 जिनका कार्यकाल है वायसराय या और गवर्नर जनरल के रूप में भारत में 1899 से 1905 तक रहे थे। उस दौरान उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जो कि विवादित माने जाते हैं और भारतीयों के हित में नहीं थे। जैसे उनका जो विश्वविद्यालय अधिनियम है या उनका जो बंगाल के विभाजन संबंधी जो निर्णय है। तो ये इस तरह के निर्णय हैं कि इस पे जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह अभी तक वह जनता के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन इस एक घटना ने उसे जनता के साथ जोड़ दिया। एक बहुत बड़ा जन समर्थन उसे मिला और साथ में इस बंगभंग आंदोलन के साथ इसे आप स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के दौरान बंगभंग यानी बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और इसी विरोध के दौरान स्वदेशी का नारा दिया गया और स्वदेशी आंदोलन यहीं से निकला। तो कर्जन का यह जो निर्णय था बंगाल विभाजन का, यह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक तरह से बहुत बड़ा क्या कहेंगे उसे, आप कहें कि एक बूस्टअप के रूप में ये मिला। और अभी तक कांग्रेस जो सिर्फ सम्मेलनों तक सीमित थी, वह अब आंदोलन की राह पे चल पड़ी। कांग्रेस का जो अभी तक का कार्य है वो आप देख रहे हैं कि वो सम्मेलन करती है, वहाँ प्रस्ताव पारित होते हैं, याचिकाएं प्रार्थनाएं सरकार को ब्रिटिश संसद तक पहुंचाई जाती है और सोचा जाता है कि संवैधानिक सुधार और प्रशासन में सुधार किया जाएगा। जो प्रशासन की कमियां होती हैं उसे बताया जाता है। लेकिन यहाँ अब कांग्रेस आंदोलन के मूड में है, वह बहिष्कार की बात कर रही है, आंदोलन की बात कर रही है। तो इस प्रकार यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है बंगभंग की यह घटना। तो आज हम लोग इस बंगभंग की बात करें। बंगाल विभाजन, दरअसल बंगाल विभाजन की बात सबसे पहले 1903 में शुरू हुई। 1903 में सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासकीय असुविधा होती है, एक गवर्नर द्वारा इसे शासित करने में असुविधा होती है, इसलिए इसे दो भागों में बांटा जाए, ऐसा 1903 में कहा गया। उसके बाद कर्जन ने पूर्वी बंगाल में एक सभा किए और वहाँ पर उन्हें यह ज्ञान हुआ कि हमें इस विभाजन के साथ मुस्लिम हिंदू विभाजन भी कर देना चाहिए, यानी फूट डालो और राज करो की नीति में बंगालियों को एक दूसरे से बंगालियों का विभाजन था, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि हिंदू मुस्लिम संबंधी विभाजन भी इसके साथ जोड़ दिया जाए। तो 1903 में के बाद सरकार कुछ दिनों तक इसे ठंडे बस्ते में डाल दी और सरकार ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि हम बंगाल विभाजन नहीं करने जा रहे हैं। जब 1903 में इसकी बात आई थी तो उसी समय बहुत विरोध हुआ था, विशेषकर जो पूर्वी बंगाल असम में अनेक सभाएं, लगभग 500 सभाएं हुई थी, बहुत याचिकाएं दी गई थी, ब्रिटिश संसद को भी दी गई, जिसमें 75 हजार हस्ताक्षर होते थे उन याचिकाओं में। उस समय के लिए ये संख्या बहुत बड़ी थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जब यह कहा कि अभी विभाजन नहीं होगा तो लोग समझ गए कि अब विभाजन का प्रस्ताव संभवतः हटा दिया गया है, तो लोगों ने अब धन्यवाद प्रस्ताव देना भी शुरू कर दिया। तभी 1905 में पुनः एक संशोधित प्रस्ताव की बात की जाने लगी। 1905 में एक संशोधित प्रस्ताव की बात की जाने लगी। यह बात जो कही गई थी
ये 1903 में शुरू हुई थी और 1905 में संशोधित प्रस्ताव की बात होने लगी। सबसे पहले 6 जुलाई 1905 को बंगाल के कुछ समाचार पत्रों में यह बात छपी कि सरकार एक बंगाल विभाजन के एक संशोधित प्रस्ताव पर विचार कर रही है और वह बंगाल विभाजन के अपने प्रस्ताव को छोड़ी नहीं है, बल्कि बंगाल विभाजन की तैयारी की जा रही है। 6 जुलाई को यह बात बंगाल के समाचार पत्रों में छपी और 7 जुलाई 1905 को सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी कि हाँ, संशोधित प्रस्ताव है बंगाल विभाजन का। इसी 7 जुलाई के दिन ही अपने पत्र बंगाली में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक लेख लिखा, बहुत बड़ा राष्ट्रीय विपदा। इसे एक राष्ट्रीय विपदा की संज्ञा उन्होंने दी और बहुत बड़ी राष्ट्रीय विपदा की संज्ञा दी। और उस लेख में उन्होंने यह जताया कि अगर बंगाल विभाजन किया जाता है तो एक व्यापक आंदोलन इसके विरोध में किया जाएगा। फिर यह बात आगे बढ़ती रही। जब ये खबर आ गई कि बंगाल विभाजन जिंदा है, अभी होगा, तब विरोध के काम आगे बढ़ते रहे। और इसी बीच 19 जुलाई को सरकार ने इस विभाजन का विस्तृत प्रारूप शिमला से जारी किया। विभाजन का विस्तृत प्रारूप शिमला से जारी किया गया। यह बात 20 जुलाई को समाचार पत्रों में छपी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के समाचार पत्रों में छपी, तब लोगों को इस विस्तृत प्रारूप की जानकारी हुई। फिर 1 सितंबर 1905 को सरकार ने यह बताया कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा। यानी 16 अक्टूबर 1905 से यह जो विभाजन है यह लागू हो जाएगा। तो यहाँ जो तिथियां हैं, इन तिथियों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तिथियां बार बार पूछी जाती हैं। 6 जुलाई को सबसे पहले संशोधित प्रस्ताव की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को हुई। 7 जुलाई को सरकार ने यह स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा प्रस्ताव है। 19 जुलाई को सरकार ने विस्तृत प्रारूप शिमला से जारी किया कि पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र होंगे, उसकी जनसंख्या कितनी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पश्चिमी बंगाल में क्या होगा। तो ये सारा विस्तृत प्रारूप 19 जुलाई को जारी किया गया। 20 जुलाई को बंगाल के समाचार पत्रों में यह बात छपी और लोगों को यह विस्तृत प्रारूप की जानकारी प्राप्त हुई। 1 सितंबर 1905 को सरकार ने यह कहा कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन लागू होने की जो तिथि है वो है 16 अक्टूबर 1905 और सरकार ने विस्तृत प्रारूप किस तिथि को जारी किया था? 19 अक्टूबर 1905। कुछ किताबों में 20 अक्टूबर भी मिलेगा, लेकिन वो 20 अक्टूबर वाली तिथि सत्य नहीं है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाएगा, ऐसा कहा गया। इस दौरान जो अब बंगाल विभाजन है क्या? बंगाल विभाजन में जो बंगाल प्रांत है, इसको आप उसी समय से देख रहे हैं। पलासी और बक्सर युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थीं और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को 1765 में मिल गई थी, उसी समय से बंगाल प्रांत और बंगाल प्रेसिडेंसी अस्तित्व में आया था। लेकिन यह एक बड़ा प्रांत, धीरे धीरे अन्य क्षेत्र भी जीते गए। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी जीते गए, जिसे उत्तर पश्चिम प्रांत बोला गया। असम भी जीता गया। तो ये सब बंगाल में ही जुड़ते चले गए। तो बड़ा प्रांत था। हालांकि 1865 में उत्तर पश्चिम प्रांत को इससे अलग किया गया था। 1874 में असम को इससे अलग कर दिया गया था। तो इनके अलग करने के पश्चात जो क्षेत्र बचा हुआ था, यानी आज जिसे हम पूर्वी बंगाल कहते हैं, पश्चिमी बंगाल कहते हैं, तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और साथ में बिहार, उड़ीसा, ये सब बंगाल में ही थे। एक बड़ा प्रांत वास्तव में था। तो इसको क्या करना था? इसको विभाजित करना था, 2 भाग में करना था। इसे 2 भाग में इसे करना था।
एक आपका पूर्वी बंगाल और एक आपका पश्चिमी बंगाल। इसमें बंगाल जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल के 3 डिवीजन इसमें शामिल होने थे, 3 डिवीजन इसमें शामिल होने थे, साथ में असम इसमें शामिल होना था। इसमें क्या है, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है और साथ में बिहार है, उड़ीसा है, बिहार है और उड़ीसा है। ठीक, इसकी जो जनसंख्या है वो 5 करोड़ 40 लाख है, 5 करोड़ 40 लाख होनी थी। कुल पूरे संयुक्त बंगाल की जो जनसंख्या थी वो लगभग आपकी 8 करोड़ के आसपास थी। तो ये 5 करोड़ 40 लाख ये जनसंख्या होनी थी और इसकी जनसंख्या आपकी होनी थी, इसकी जनसंख्या होनी थी 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 10 लाख के आसपास। ठीक, अब इसमें यह विभाजन जो किया गया तो इसमें हिंदू और मुस्लिमों की संख्या भी देख ली जाए, क्योंकि वो भी एक उद्देश्य है। तो यहाँ जो हिंदू और मुस्लिमों की संख्या थी 5 करोड़ 40 लाख में लगभग 4 करोड़ 50 लाख हिंदू हैं, 50 लाख हिंदू हैं इसमें, और यहाँ जो है 90 लाख मुस्लिम है। ठीक, यहाँ जो है इस जनसंख्या में लगभग 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख हिंदू हैं, सॉरी मुस्लिम हैं, और 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास, 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख के आसपास हिंदू हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुमत किसका है, मुस्लिमों का, यहाँ हालांकि हिंदुओं का बहुमत है। इस विभाजन का प्रमुख कारण या औपचारिक कारण जो बताया गया सरकार द्वारा, वह औपचारिक कारण बताया गया प्रशासकीय असुविधा होने के कारण इसे विभाजित किया जा रहा है। 2 छोटे छोटे प्रांत होंगे तो अच्छे से कुशलता के साथ प्रशासन किया जा सकता है। तो सरकार द्वारा जो औपचारिक कारण बताया गया विभाजन का औपचारिक कारण जो बताया गया वो ये बताया गया, औपचारिक कारण यह बताया गया कि विभाजन करने से प्रशासकीय सुविधा होगी जो अब तक नहीं हो रही थी। बड़ा प्रांत होने के कारण प्रशासकीय असुविधा हो रही थी। तो औपचारिक कारण जो बताया गया वह यह बताया गया प्रशासकीय सुविधा, यानी प्रशासकीय असुविधा को समाप्त करने के लिए यह विभाजन किया गया। साथ में एक कारण और था, हालांकि औपचारिक कारण नहीं है, वास्तविक कारण। अब उसे वास्तविक कारण के रूप में अगर देखें आप तो वास्तविक कारण क्या थे, वास्तविक कारण, ये तो औपचारिक कारण है। औपचारिक कारण जब आपसे पूछा जाएगा, ये बार बार सवाल पूछा भी जाता है कि औपचारिक कारण क्या था, सरकार ने क्या बताया था, तो प्रशासकीय सुविधा। अब जिस टर्मोलॉजी में हमने लिखा है वो प्रशासकीय सुविधा है, दूसरी टर्मोलॉजी में ये प्रशासकीय असुविधा हो जाएगा। हाँ, जब इसे आप ऐसा कहेंगे तो ये प्रशासकीय असुविधा कैसे हो जाएगा कि प्रशासकीय असुविधा के कारण यह विभाजन आवश्यक हो गया था, ऐसा कहेंगे आप। अगर ऐसा हमने कहा है तो ये प्रशासकीय सुविधा होगी, और इसे दूसरे रूप में आप कहेंगे तो इसे उल्टा करके अगर कहेंगे तो ये कहेंगे कि प्रशासकीय असुविधा को समाप्त करने के लिए विभाजन आवश्यक था। वास्तविक कारण जो थे, वास्तविक कारण मुख्यतः 2 हैं। पहला तो संयुक्त बंगाल एक राजनीतिक शक्ति थी, राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरह से नेतृत्व बंगाल से होता था और बंगालियों द्वारा किया जा रहा था। तो इस बंगालियों की एकजुटता को तोड़ना सरकार का एक लक्ष्य था कि कलकत्ता जो केंद्र बनता जा रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का, इस केंद्र को बिखेर दिया जाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन
का गढ़ जो कलकत्ता बना हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन के गढ़ कलकत्ता और बंगालियों को बिखेरना था कि यहाँ से बंगाली कुछ उधर चले जाएंगे, कुछ इधर रह जाएंगे, और पश्चिमी बंगाल में जो रहेंगे उसमें पूरे बंगालियों का बहुमत तो रहेगा नहीं, यहाँ बिहारी भी हैं, उड़िया भी हैं, तो यहाँ भी बंगालियों का वर्चस्व नहीं रह पाएगा। तो ये कारण रहा। दूसरा एक कारण इसी में फूट डालो और राज करो नीति के तहत ये दोनों कारण हैं। दूसरा जो कारण है वो सांप्रदायिक कारण है। सांप्रदायिक कारण ये है कि ब्रिटिश सरकार ने पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल प्रांत के रूप में प्रस्तुत किया। मुसलमानों को ये बताया गया वहाँ कि ये देखिए आपके लिए हम एक मुस्लिम बहुल प्रांत की रचना कर रहे हैं, यानी आगे जो विधान परिषद वगैरह में अगर विस्तार किया जाएगा, वोटिंग वगैरह के अधिकार आपको दिए जाएंगे, तो उसमें आप इस संयुक्त बंगाल में तो अल्पसंख्यक हैं, कर क्या पाएंगे। आपका बहुमत वाला एक प्रांत मिल रहा है, वहाँ आप अपनी सरकार वगैरह जो बनाना है वहाँ लाभ आपको मिलेगा उसका। तो ये लालच मुस्लिमों को दिया गया। और दूसरा कारण जो था वो सांप्रदायिक था, सांप्रदायिक। तो ये दो वास्तविक कारण थे, लेकिन औपचारिक कारण था प्रशासकीय असुविधा को समाप्त करना। अब इस बात को कैसे पता लगा कि ये वास्तविक कारण है? वास्तविक कारण इसलिए पता लगा क्योंकि उस समय जो गृह सचिव रिजले थे, वो उनका जो बयान है वो कहते हैं कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजन से यह बिखर जाएगा, यानी वो इसे बिखेरना चाहते हैं, इसलिए विभाजन करते हैं। पूर्वी बंगाल के जो गवर्नर है फुल्लर, उन्होंने कहा कि मेरी 2 पत्नियों में से मैं अपनी मुस्लिम पत्नी को अधिक प्यार करता हूं। यानी उनका मतलब ये कहना था कि हम हिंदुओं को नहीं बल्कि मुस्लिमों को अधिक चाहते हैं और आपके लिए एक बहुमत वाला प्रांत भी बना के दे दिए। तो ये कारण रहे इनके। आपने देखा ही कि इसमें आपके 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम हैं, यहाँ बहुमत है 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख के आसपास ही आपके हिंदू हैं, और यहाँ बिहारी और उड़िया भी हैं। हालांकि हिंदुओं की संख्या अधिक है, लेकिन अगर दूसरे तरह से देखा जाए तो यहाँ बिहारी, उड़िया, बंगाली तीनों एक साथ मिक्स हैं, तीनों के कल्चर अलग अलग हैं। तो कुछ उस समय के भी कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह से विभाजन नहीं करना था। अगर प्रशासकीय असुविधा थी ही तो आपको विभाजन करना ही था, तो दूसरे हिसाब से विभाजन करते। आप बिहार उड़ीसा को अलग अलग करते, क्योंकि यहाँ दोनों के कल्चर अलग अलग हैं, यहाँ असम को मिलाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से 3 स्टेट आप बनाते तो प्रशासकीय सुविधा आपको दिखती, लेकिन उद्देश्य तो वास्तविक उद्देश्य कुछ और था, तो इसलिए यह विभाजन हुआ। अब विभाजन के पश्चात हुआ क्या, आपने देखा है क्या देखा गया था? उसमें देखा गया कि 7 जुलाई की तिथि, जिस दिन सरकार ने स्वीकार की थी कि हमारे पास संशोधित प्रस्ताव है, तो 7 जुलाई की उस तिथि 7 जुलाई 1905 को ही अपने पत्र बंगाली में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा? अपने पत्र बंगाली में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक लेख प्रकाशित करवाया जिसका शीर्षक था एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय विपदा। तो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय विपदा की संज्ञा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस विभाजन को दिया था, और इसके साथ यह भी कहा था कि यह जो राष्ट्रीय विपदा है, इसके अगर विभाजन लागू किया जाता है तो हम इस विभाजन का विरोध एक व्यापक आंदोलन से किया जाएगा। विभाजन का विरोध
व्यापक आंदोलन से किया जाएगा। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी हैं वो आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, याचिका और प्रार्थना की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ आ गए कि एक व्यापक आंदोलन से इसका विरोध किया जाएगा। 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में यह कहा कि इस विभाजन का विरोध हमें कैसे करना है। इस विभाजन का विरोध हमें बहिष्कार से करना है, बायकॉट से करना है और इसे शोक के रूप में मनाना है। तो पहली बार बहिष्कार की बात अगर किसी ने की तो वो कृष्ण कुमार मित्र हैं, और शोक दिवस मनाने की बात की, शोक मनाने की बात की तो वो भी कृष्ण कुमार मित्र हैं। उसके बाद लालमोहन घोष ने भी 17 जुलाई को अमृत बाजार पत्रिका में एक लेख छपा और उसमें लालमोहन घोष ने भी इस बात का समर्थन किया, शोक का और बहिष्कार का। माना जाता है कि उस पत्रिका में जो लेख था वो लालमोहन घोष का ही था। तो सबसे पहले 13 जुलाई 1905 को अपने पत्र या पत्रिका संजीवनी में कृष्ण कुमार मित्र ने बहिष्कार, बायकॉट का आह्वान किया तथा और क्या कहा, तथा शोक मनाने का प्रस्ताव किया। तो यह सवाल बार बार पूछा जाता है और आपसे बार बार पूछा जाएगा कि किसने सबसे पहले बहिष्कार की बात की थी। तो सबसे पहले बहिष्कार की बात कृष्ण कुमार मित्र ने की थी और उन्होंने ही शोक मनाने की भी बात सबसे पहले की थी। तो अब यह बंगाल विभाजन का जो आंदोलन है, बंग आंदोलन है, वह किधर जा रहा है? वह बहिष्कार की तरफ जा रहा है, बायकॉट की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए यह बहिष्कार और बायकॉट प्रमुख हो गया, इस आंदोलन का प्रमुख अस्त्र हो गया। इसीलिए इसे स्वदेशी, अच्छा जब बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे किसी चीज का, किसका बहिष्कार बायकॉट करना है? विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और विदेशी जो लोग हैं उनका बहिष्कार करना है, तथा भारतीय जो लोग विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं उनका बहिष्कार करना है, उनका सामाजिक बहिष्कार भी करना है। तो अगर विदेशी वस्तुओं का प्रयोग आप बंद कर देंगे तो फिर उन आवश्यकताओं के लिए आपको अपनी स्वदेशी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो इसी बायकॉट से आपका स्वदेशी आंदोलन भी यह बन जाता है। तो यह बहिष्कार आंदोलन आपका जो बायकॉट है, यह बायकॉट निश्चित रूप से आपके स्वदेशी की आवश्यकता महसूस कराएगा, यानी यह स्वदेशी की बात करेगा। तो यही बायकॉट आपका स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लेता है, क्योंकि आपको अपनी आवश्यकताओं, विदेशी वस्तुओं को तो आप त्याग दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी स्वदेशी वस्तुएं चाहिए। तो स्वदेशी वस्तुओं को प्रेरित करने का, यानी स्वदेशीपन हर चीज में हो, उद्योगों में हो, विज्ञान में हो, संस्कृति में हो, शिक्षा में हो, हर तरह का स्वदेशीपन यहाँ देखने को मिलता है। और स्वदेशीपन का मतलब क्या है? स्वदेशीपन का मतलब है आत्मनिर्भरता। स्वदेशीपन जब आप अपनाएंगे तभी आप आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये आत्मनिर्भरता को प्रेरित करता है। जब आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे तब आप में आत्माभिमान की भावना आएगी, और यह भावना राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अति आवश्यक है। तो यह जो आंदोलन चल रहा है आपका, तो 13 जुलाई को कृष्ण कुमार मित्र ने यह बात कर दी। 17 जुलाई 1905 को अमृत बाजार पत्रिका ने भी, अमृत बाजार पत्रिका
ने भी इसका समर्थन किया, इसका समर्थन किया। तो अमृत बाजार पत्रिका भी इसका समर्थन कर रही है, ठीक। अमृत बाजार पत्रिका भी इसका समर्थन कर रही है। और आगे चलकर अब्दुल रसूल के नेतृत्व में एक सभा हुई, राजा बाजार की सभा उसे कहा जाता है। तो राजा बाजार की सभा में भी मुस्लिमों की ये बहुत बड़ी सभा थी, उसमें उन लोगों ने भी बंग भंग का विरोध किया और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ खड़े रहने की प्रतिज्ञा की या प्रण लिया। तो ये आपका 17 जुलाई की ये घटना है। फिर 7 अगस्त की वह घटना, 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी सभा हुई, बहुत बड़ी सभा हुई। अब इसमें इतने लोग आ गए कि जो हॉल था उसमें सभी लोग नहीं समा सकते थे। तो यहाँ 3 सभाएं एक साथ हुई, एक समय यहाँ 3 सभाएं हुई। लोगों की संख्या अधिक होने से, लोगों की संख्या अधिक होने से से 3 सभाएं अधिक होने से यहाँ 3 सभाएं करनी पड़ी, 3 सभाएं करनी पड़ी। तो 3 सभाएं करनी पड़ी। जो अंदर वाली हाल वाली सभा थी उसके अध्यक्ष जो थे मुनिंद चंद नंदी थे। हाल वाली या अंदर वाली सभा के अध्यक्ष मुनिंद चंद नंदी के नेतृत्व में यह सभा आयोजित हुई। इस सभा में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। एक तो आपका प्रस्ताव बहिष्कार का पारित किया गया कि बहिष्कार तब तक चलेगा जब तक बंग भंग को रद्द नहीं किया जाता है, और यह कहा गया कि बंग भंग आंदोलन भी तब तक चलेगा जब तक बंगाल विभाजन को रद्द नहीं किया जाता है। तो इस सभा में जो प्रमुख प्रस्ताव पारित हुए, 4 प्रस्ताव पारित हुए, उसमें सबसे प्रमुख जो प्रस्ताव है यह है कि जब तक बंग भंग को रद्द नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन और बहिष्कार जारी रहेगा। अब 16 अक्टूबर वाली तिथि भी नजदीक आ रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगालवासियों के नाम एक सार्वजनिक पत्र लिखा और उसमें कहा कि इस दिवस को आप लोग राखी दिवस के रूप में मनाएं, राखी दिवस के रूप में मनाएं। राखी दिवस के रूप में मनाने की सलाह का प्रस्ताव किसने रखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सार्वजनिक पत्र लिखकर यह सुझाव या आग्रह किया, यह सुझाव दिया। तो एक पत्र लेकर उन्होंने सुझाव दिया था राखी दिवस की, सुझाव इन्होंने दिया। अब 2 तरह की बातें हो रही हैं, शोक दिवस भी मनाया जा रहा है, शोक भी मनाया जा रहा है, रक्षाबंधन भी मनाया जा रहा है, राखी दिवस भी मनाया जा रहा है। तो शोक मनाने की बात कृष्ण कुमार मित्र ने की थी पहली बार, और राखी दिवस मनाने की बात किसने कही थी? राखी दिवस मनाने की बात डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी।
तो 16 अक्टूबर की तिथि आई, 16 अक्टूबर विभाजन की तिथि है। तो इस दिन लोगों ने, बंगाल के लोगों ने क्या किया कि वो सुबह ही गंगा स्नान को निकले। गंगा स्नान करते हुए फिर करके वंदे मातरम गाते हुए आए, और जो जहां मिल रहा था सभी लोग एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधकर एकजुटता भाईचारा का को प्रदर्शित कर रहे थे। और उस दिन लोगों ने उपवास रखा था। शोक दिवस के रूप में तो मनाया गया, उपवास भी रखा, रक्षा दिवस के भी रूप में मनाया गया। तो इस तरह से बंगाल विभाजन का विरोध की परंपरा जो थी वो इस तरह से शुरू हुई। और जो बहिष्कार है, बहिष्कार की बात फिर कल करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, धन्यवाद।